हेलो बच्चे। हाँ जी, जल्दी से करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। क्वेश्चंस फॉर्म में करेंगे सो दैट राइट नाउ ओनली यू वुड बी एबल टू लर्न दिस टॉपिक। क्लियर? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हम उस अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जीनोम? बच्चे, जीनोम क्या होता है? जीनोम मीन्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, इट इज़ द एंटायर जेनेटिक सेट. In prokaryotes, it is the entire genetic set. Genetic set. Clear? This is in case of prokaryotes. Prokaryotes. And if we talk in case of eukaryotes, it is the haploid content of the genetic set. It is the haploid genetic set in case of eukaryote. In case of eukaryotes. Clear? Now the thing is, Human Genome Project was a project to identify all the genes of human genome. Humans की सारी genes को identify करना था, ठीक है। अब genes are the segments of DNA. That means DNA को study करना था, उसके एक एक sequence को study करना था. So अब इतना सारा human DNA है, इज़ इट पॉसिबल कि इतना जल्दी हो जाएगा? ठीक है, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल. और ये किसी एक पर्सन का काम नहीं था, राइट. इट वॉज नॉट अ जॉब ऑफ अ सिंगल पर्सन. तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के काम किया, ठीक है. सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस वर देयर जिन्होंने इस चीज़ में मिल के वर्क किया. एंड दीज वर US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, US Department of Energy. Second is National Institutes of Health. National Institute of Health, also called as NIH. And next is Wellcome Trust UK. Wellcome Trust UK. Right? So these were the three organizations which joined their hands and worked in this mega project. Right? अब who was a major person जिन्होंने इस पे काम किया, जिन्होंने सीक्वेंसिंग में काम किया, who was the first person? That is John Craig Venter. इनका नाम बहुत आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. नेम ऑफ द पर्सन इज जॉन क्रेग वेंटर. जॉन क्रेग वेंटर. ही वॉज द पर्सन जिन्होंने, फर्स्ट पर्सन वी कैन से, जिन्होंने इस पे वर्क किया, सीक्वेंसिंग पे काम किया जिन्होंने. इज दैट क्लियर? चलो, नाउ द पॉइंट इज, अब एक क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन आपका बन गया, व्हाट इज जीनोम. सेकंड इज कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्क किया. एक क्वेश्चन आता है आपका दैट व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट. व्हाई दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके सारे पॉइंट्स एज इट इज आपको पता होने चाहिए, ठीक है बच्चे. अब एक चीज़ याद रखना, दैट दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1990. It started in 1990 and this project ended in 2003. 2003 में ये फिनिश हुआ था. अक्टूबर 1, 1990 में स्टार्ट हुआ and it was finished at 2003. That means how many years this project was carried out? For how many years? It was for 13 years. 13 साल इस पे काम हुआ है. And in fact इसके बाद भी सीक्वेंसेस रह गए थे जो इसके बाद में आए हैं. दैट वी विल डू लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लर्न दिस दैट इट वाज अ 13 years प्रोजेक्ट. अब देखो हो गया ना मेगा प्रोजेक्ट, इतने साल काम चल रहा है, राइट. सो इट इज़ नॉट अ 1 day और 2 day वर्क, इट इज़ अ 13 years प्रोजेक्ट. एक ये रीज़न भी है कि इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है. सम मोर रीजंस आर दैट वी विल डू राइट नाउ. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट how many base pairs are there in a human genome? That is 3 into 10 to the power 9 base pairs to be sequenced. To be sequenced. इनका सीक्वेंस निकालना था, इनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी. दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट. और ये थोड़े सीक्वेंसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस हैं. इज़ दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये, उसके बाद अगर ये काम, इस पे काम चल रहा है तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ फंड्स. इज दैट क्लियर? फंड्स आर नीडेड. बहुत सारे फंड्स चाहिए थे. इट वॉज नियर अबाउट $9 billion.
9 billion US dollars. This was the huge cost. Is that clear? 9 billion US dollars is a much huge cost which was required for this मेगा प्रोजेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज इतना हमें बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना था. इसके बाद आते हैं स्टोरेज की बात. अगर ये सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको हमें स्टोर भी करना है. ओके, अब फॉर दिस स्टोरेज व्हाट वाज नीडेड? स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए किसकी ज़रूरत थी? कुछ चीज़ की ज़रूरत थी. और वो कितना लेगा? इट वॉज नियर अबाउट 3300 बुक्स वर नीडेड. अगर हम बुक्स में लिखते उस डेटा को 3300 बुक्स, एंड ईच पेज, that is each book has 1000 pages. हर बुक में 1000 पेज, and each page with 1000 letters. इतनी ज़रूरत थी हमें, राइट? अब इतना ही नहीं, बार बार सर्चिंग हो रही है, सीक्वेंसिंग हो रही है, कुछ जीन्स का फंक्शन भी पता चल रहा है. तो ये सारा डेटा स्टोरेज, हमें हाई स्पीड कंप्यूटेशनल एनालिसिस की ज़रूरत थी. ठीक है, व्हाट वाज रिक्वायर्ड? हाई स्पीड कंप्यूटेशनल एनालिसिस. अब एनालाइज करना है तो इसके लिए टूल्स की ज़रूरत है. एनालिसिस टूल्स वर रिक्वायर्ड, राइट? और इसी को देखते देखते एक फील्ड अपने पास आई थी. न्यू फील्ड ऑफ बायोलॉजी वॉज देयर विच इज़ कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट? इज दैट क्लियर? दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट. देखो जल्दी से, मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला? बिकॉज ह्यूमन जीनोम में कितने सीक्वेंसेस हैं? 9 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स. इनको सीक्वेंस करना था. अब कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रही थी. इट वॉज नियर अबाउट 9 बिलियन US डॉलर्स. देन जितना भी सीक्वेंस आ रहा था, वॉट एवर डेटा वॉज देयर, इट वॉज टू बी कलेक्टेड, इट वॉज टू बी स्टोर्ड समवेयर. एंड कितना रिक्वायरमेंट था? नियर अबाउट 3300 बुक्स. ईच बुक हैज़ 1000 पेजेस और हर एक पेज पे 1000 लेटर्स थे. इतना ज़्यादा स्टोरेज चाहिए था हमें इन्फॉर्मेशन के लिए. मोर वॉज रिक्वायर्ड रादर. दैट्स वाई अब उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें हाई स्पीड कंप्यूटेशनल एनालिटिक टूल्स की ज़रूरत थी. ठीक है, इसी वजह से वी गॉट अ न्यू फील्ड विच इज़ कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स दैट व्हाई दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट. वन मोर थिंग आई वांट टू से यू दैट you should remember that it started in 1990 and ended in 2003. How many years? 13 years. Is that clear? ये याद रखना, 13 साल इस पे काम चला था. नाउ इज गोल्स ऑफ HGP, राइट? अब गोल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट द गोल्स ऑफ HGP. जैसे आता है व्हाई द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट. सिमिलरली अ क्वेश्चन अराइजेस, राइट द गोल्स ऑफ HGP. तो बच्चे HGP के कुछ गोल्स तो मिलते हैं आपके मेगा प्रोजेक्ट वाले पार्ट से, राइट? सम एक्स्ट्रा आर देयर, जस्ट सी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द गोल? कि जीन्स को आइडेंटिफाई करना. बिकॉज अभी तो हमें ह्यूमन DNA में जीन्स का ही नहीं पता था दैट टोटल हाउ मेनी जीन्स वर देयर. ठीक है, सबसे पहले इट वाज द वर्क टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स. फिर उनके सीक्वेंसेस को देखना. सो फर्स्ट वाज टू आइडेंटिफाई 20,000 to 25,000 जीन्स. नेक्स्ट वॉज टू डिटरमाइन द सीक्वेंसेस. अब जब जीन्स पता चल गई, उनके सीक्वेंसेस को देखो, सारे DNA के सीक्वेंसेस का पता लगाना. सो व्हाट हाउ मेनी सीक्वेंसेस वर देयर? दैट इज 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स. इतने सीक्वेंसेस को पता लगाना. दिस वाज द सेकंड गोल ऑफ HGP. थर्ड इज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. किया था ना हमने. मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला? क्योंकि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए. सिमिलरली दिस वाज आल्सो द गोल ऑफ HGP कि अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वी आर गेटिंग सम डेटा, इट शुड बी स्टोर्ड समवेयर. तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द गोल ऑफ HGP. नेक्स्ट, अब इन्फॉर्मेशन तो स्टोर हो गई. जब उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है, हमें कुछ अच्छे वाले टूल्स चाहिए. सो दैट इज सम improved tools were needed for data analysis. This was also one of the important goal of HGP. Next is, अब अगर अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, हमें उस चीज़ पे वर्क करना है. वी नीड टू ट्रांसफ़र द डेटा समवेयर. ठीक है, हमें उस डेटा को शेयर करना पड़ेगा. दैट टू इन अ वेरी लीगल फॉर्म. उसको शेयर करना है टू अदर सेक्टर्स एज वेल. अब उसको शेयर कैसे करना है, उस पर भी वर्क करना था. दैट इज सम ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज वर टू बी यूज टू शेयर टू अदर सेक्टर्स. दिस वॉज ऑल्सो द गोल. एंड लास्ट इज टू एड्रेस ELSI-LC. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ethical, legal and social issues. Ethical, legal and social issues.
नाउ बच्चे व्हाट डज डू यू मीन बाय दिस थिंग, इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। अब देखो बहुत बड़ी चीज़ है ह्यूमन जीनोम, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे का पूरा किसी का डीएनए का पूरा पूरा सीक्वेंस देख रहे हैं। मतलब हमारे पास उस पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन है। वी कैन डिज़ाइनर बेबीज़ बना सकते हैं, हम किसी का क्लोन रेडी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दिस इंफॉर्मेशन कैन बी मिस यूज एज वेल। अगर हमने किसी एक पर्सन का दैट इज़ कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, उनका क्लोन रेडी कर लिया, ठीक है, उससे कुछ गलत काम करवाया जा रहा है, तो व्हाट इज़ दिस, दैट मीन्स इट इज़ ब्रिंगिंग अप सम इश्यूज एज वेल। तो उनका भी ध्यान में रखना, राइट। इज़ दैट क्लियर। एक पर्सन का पूरा सीक्वेंस अपने पास है, हम उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं अगर वो इन्फॉर्मेशन ऐसे इधर उधर जा रही है। तो इन इश्यूज़ को ध्यान में रखना, दैट इज़ सम टीम शुड बी देयर, सम ऑर्गेनाइजेशन शुड बी देयर, कि किसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, किसके साथ नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो, सो आप लोगों को ELSI की फुल फॉर्म आती है, याद रखना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ELSI? इट इज़ एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ HGP। सबसे पहले जीन्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उनके सीक्वेंसेस को देखना, फिर जो इन्फॉर्मेशन आई उसको स्टोर करना, देन एनालिसिस करना, दैट इज़ वी नीड सम इम्प्रूव टूल्स फॉर दैट। अब इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, उसको ट्रांसफ़र करना, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। देन इज़ ELSI is ethical, legal and social issues as well. Now the question arises that which non-human model organisms were sequenced. ठीक है, what is the question? That which non-human model organisms have been sequenced. Model organisms have been sequenced. बच्चे इनके आपको नाम याद होनी चाहिए कि जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स है कौन कौन से की सीक्वेंसिंग हुई है। सो इट इज़ C. elegans, C. elegans, right. Next we have Arabidopsis, Arabidopsis. Then we have bacteria. Bacteria is there, yeast is there. ठीक है, प्लांट्स में हमारे पास राइस आ जाता है, राइस इज ऑल्सो देयर। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स है जिनका हमने सीक्वेंस निकाला है, ठीक है। वन मोर इज देयर विच इज ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। So all these are non-human model organisms. C. elegans, Arabidopsis and rice are in plants. Bacteria is there, yeast is there and Drosophila is there. अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया ये सीक्वेंस निकालने के लिए। कुछ मेथड तो यूज़ हुआ होगा ना, दैट विच अप्रोचेज आर यूज और विच मेथडोलॉजी इज़ यूज टू सीक्वेंस द ऑल द DNA, जीन्स का पता लगाया, सीक्वेंसेस का पता लगाया, ये कैसे पता चला हमें, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया। So there were basically two methodologies बच्चे. One is the sequence annotation. इस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर आता है. This is very very important part. स्टार मार्क लगा लो इस पे. Important है कौन सी मेथड्स यूज़ होते हैं, आपको पता होना चाहिए इस मेथड में क्या है. Very easy with their name. Be very attentive. So this is sequence annotation. Sequence annotation, and second one is expressed sequence tags. Second is express sequence tags. Express sequence tags. Okay, now सीक्वेंस एनोटेशन क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ ये सोच के देखो कि ये पूरा जीनोम है, दिस इज़ द होल जीनोम। अब हम क्या करते जा रहे हैं, हमने क्या किया, इतना इतना रीजन लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ रीजन 1, दिस इज़ रीजन 2, दिस इज़ रीजन 3, हमने इसको कट कराया, ठीक है, DNA आइसोलेट किया, DNA आइसोलेट करके हम इसको किसी वेक्टर में डाल रहे हैं, क्लोन्स बनाने के बाद हम उनके सीक्वेंसेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनके सीक्वेंसेस को, राइट। नाउ फाइनली सीक्वेंस एनोटेशन का मीनिंग क्या है बच्चे? पूरा जीनोम सीक्वेंस किया जा रहा है, इज दैट क्लियर? पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग होती जा रही है, ठीक है। ये सीक्वेंस एनोटेशन में किसने हेल्प किया था? सैंगर वॉज द मेजर पर्सन। लेट मी राइट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट जीनोम वॉज सीक्वेंस्ड, कंप्लीट जीनोम वॉज सीक्वेंस्ड। अब इसमें पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आ रहा है अपने पास? वी आर गेटिंग बोथ कोडिंग सीक्वेंसेस एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग सीक्वेंसेस as well as non-coding sequences also, non-coding sequences as well, right। अब
कोडिंग सीक्वेंसेस का फंक्शन पता चलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कोडिंग इज फॉर्मिंग सम प्रोटीन। तो सैंगर ने ही ये पूरा मेथड डेवलप किया था, उन्होंने एक पूरा ऑटोमेटेड सीक्वेंसर ही यूज़ किया था इसके लिए। ऑटोमेटेड सीक्वेंसर में सारा का सारा सीक्वेंस पूरा जीनोम डीएनए आइसोलेट करके उसको एम्पलीफाई कराया, देन उसका सीक्वेंस देखते गए और फिर उसको एनोटेट किया, दैट इज उसको कुछ नाम दिया, एनोटेट दे के उसका फंक्शन भी निकाला। फंक्शन किसका निकलेगा? कोडिंग सीक्वेंसेस का। अब अगर इससे प्रोटीन आ गया देन फाइनली दैट इज वी कैन से कि इसमें हमें सबका पता चल गया कि कौन से वाले कोडॉन्स कौन सा अमाइनो एसिड्स कोड कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आ गई। एंड हु वॉज द मेजर पर्सन? दैट इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ऑफ फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर। अब ये फ्रेडरिक सैंगर को इसी काम के लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। इज दैट क्लियर? सीक्वेंस एनोटेशन मीन्स पूरा का पूरा डीएनए उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स आइसोलेट किया, आइसोलेट करके ऑटोमेटेड सीक्वेंसर में सीक्वेंसेस का पता चलाया, दोनों सीक्वेंसेस निकले, कोडिंग वर देयर, नॉन कोडिंग वर देयर। फिर कोडिंग वालों के उन्होंने अमाइनो एसिड्स भी बता दिए। इज दैट क्लियर? अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग भी बता दी कि कौन से प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड्स पड़े हैं। तो दिस वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक सैंगर, राइट? सीक्वेंस एनोटेशन क्लियर? सेकंड मेथड इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। सेकंड इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। अब बच्चे एक्सप्रेस्ड मीन्स जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेस करके क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। ऑलरेडी अ प्रोटीन इज दैट। प्रोटीन कहाँ से आता है? प्रोटीन आता है हमारा एमआरएनए से। प्रोटीन कम्स फ्रॉम एमआरएनए, राइट? तो अब हमें क्या करना है? हमें नॉन कोडिंग को लेना ही नहीं है। हमें पता है एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, हम डायरेक्टली क्या पकड़ेंगे? एमआरएनए को पकड़ेंगे। वी विल डायरेक्टली टेक एमआरएनए, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है? वी हैव दिस एमआरएनए बिकॉज हमें पता है एमआरएनए प्रोटीन ही बनाएगा। मतलब अपने पास अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस पता चले, हमें जीन का फंक्शन पता चलाना है, तो वी डोंट नीड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। हम सिर्फ किस पे जाएंगे? हम सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस को देखेंगे। इसीलिए हमने क्या किया? एमआरएनए लिया, ठीक है। एमआरएनए लेकर अब हम क्या करेंगे? वी विल यूज द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? इसी को देख के इसकी कॉपी बनाएगा, दैट इज cDNA विल बी देयर। ये हमारा एमआरएनए है, इसको रीड करके क्या बना? दिस इज cDNA। दिस इज cDNA। ये इनमें बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। देन इज दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसको हम इससे अलग कर लेंगे। अब ये cDNA, दिस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विल बी, इसको एम्पलीफाई करेंगे और इसके सीक्वेंसेस को अच्छे से स्टडी करेंगे, दैट इज cDNA को हम सीक्वेंस करेंगे, इसकी सीक्वेंसिंग होगी एंड फाइनली व्हाट वी विल गेट ऑल द कोडिंग सीक्वेंसेस। व्हाट इज वी विल गेट ऑल द कोडिंग सीक्वेंसेस मिलेंगे, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल स्टडी देयर फंक्शन। हम इनके फंक्शन को स्टडी कर लेंगे। इज दैट क्लियर? नेम क्लियर कर रहा है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स हमें क्या बता रहा है? इट इज जस्ट गिविंग अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द कोडिंग सीक्वेंसेस एंड देयर फंक्शन एज वेल। एंड सीक्वेंस एनोटेशन से हमें क्या पता चल रहा है? सीक्वेंस एनोटेशन इज द सीक्वेंसिंग ऑफ होल द डीएनए विद कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, राइट बच्चे? ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि 2003 में प्रोजेक्ट वाज एंडेड, बट आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि अभी भी एक क्रोमोसोम ऐसा था जिसका पूरा का पूरा सीक्वेंस अपने पास नहीं आया था, एंड दैट वाज क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस देखो, क्रोमोसोम नंबर 1 है, लेकिन इसका सीक्वेंस पूरे का पूरा सीक्वेंस अपने पास कब आया? 2006 में आया। 2003 में प्रोजेक्ट एंड हो गया, फंडिंग ख़त्म हो जाती है, देयर आर सो मेनी रीजंस, ठीक है। बट 2006 में जाके क्रोमोसोम नंबर 1 का अपने पास सीक्वेंस आया था। इज दैट क्लियर? राइट। मोरओवर फ्यू रेपिटेटिव सीक्वेंसेस वर देयर, उनका यूज़ देखना था, ठीक है। कहाँ पे यूज़ हो रहा है? बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, विच विल बी डन इन द अदर क्लास। सीक्वेंस एनोटेशन इज डन, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स इज डन। बट द पॉइंट इज आई टोल्ड यू कि हमें क्या करना है? डीएनए को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करके हमें उसको होस्ट में डालना है, वेक्टर का यूज़ करना है। तो विच होस्ट एंड विच वेक्टर्स वर यूज, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है बच्चे। होस्ट इज बैक्टीरिया एंड ईस्ट, बैक्टीरिया एंड ईस्ट, एंड द वेक्टर्स आर बैक एंड yak. Bacterial artificial chromosome and yak is yeast artificial chromosome. Remember these terms. Back is bacterial artificial chromosome and yak is yeast artificial chromosome.
अब ह्यूमन जीनोम अपने पास सारा सीक्वेंस हो चुका है। टोटल हमें क्या क्या पता चला, व्हाट आर द मेजर फीचर्स जो हमें ह्यूमन जीनोम के बारे में पता चलते हैं। सो दीज आर द वेरियस सेलियन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। वेरी फर्स्ट इज हाउ मेनी टोटल बेस पेयर्स आर देयर, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। एज इट इज यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज। 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स वर देयर। अब देखो, सो मेनी जीन्स वर देयर। एवरेज अगर निकाला जाए तो वन जीन में हमें एवरेज कितने बेसिस मिलते हैं? देयर आर 3000 बेसिस इन वन जीन। हम लोगों ने एवरेज निकाली है, राइट? हाउ मेनी बेसिस? 3000 बेसिस, एवरेज बेसिस इन वन जीन। बट एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज द डिस्ट्रोफिन जीन, जिसमें कितने बेसिस हैं? 2.4 मिलियन बेसिस हैं बच्चे। दिस इज द जीन विच इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये जीन कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, राइट? लार्जेस्ट जीन, इट इज 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। इसमें इतने बेसिस है, सॉरी, हाउ मेनी बेसिस? 2.4 मिलियन बेसिस आर देयर इन दिस जीन। मतलब कि सारे जीन्स को देखा गया तो एवरेज सब में कितने बेसिस निकल रहे थे? देयर वर नियर अबाउट 3000 बेसिस। बट व्हेन डिस्ट्रोफिन जीन वाज सीन, इट वाज हैविंग 2.4 मिलियन बेसिस, राइट? नेक्स्ट वी हैव total how many genes were found? There were 30,000 genes and this was much lower amount. सोचा गया था कितनी जीन्स होंगी? It was thought कि 80,000 to 1,40,000 जीन्स होनी चाहिए। This was expected. It was expected कि 80,000 to 1,40,000 genes would be there, but actually में जीन्स का नंबर कितना आया? It was 30,000 जीन्स ओनली। क्लियर? नेक्स्ट इज, और अगर इन सब में देखा जाए तो 99.9% बेसिस हमारे सेम है। दैट मीन्स आई एम देयर, यू आर देयर, योर फ्रेंड्स आर देयर। हम सब में 99.9% डीएनए हम लोगों का सेम है, राइट? कहाँ डिफरेंस है? दैट इज 0.1% इज देयर जहाँ पे हम डिफरेंट है, राइट? डिफरेंस इज ऑफ 0.1%, राइट? नेक्स्ट इज 50% ऑफ जीन्स जो डिस्कवर हो चुकी हैं अभी भी हमें उनका फंक्शन नहीं पता। 50% ऑफ जीन्स विच आर डिस्कवर्ड, स्टिल देयर फंक्शन इज अननोन। अभी हमें उनका फंक्शन नहीं पता है। क्लियर? नाउ अब बच्चे लेस देन 2%, जो पूरा का पूरा जीनोम है, इतना सारा डीएनए है, उसमें से 2% से भी लेस परसेंट ऑफ द जीनोम इट इज कोडिंग फॉर प्रोटीन्स। कुछ समझ में आया? मतलब अगर 100 में से 2% ही प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन से जो अपना 98% ऑफ डीएनए है, व्हाट इज इट? इट इज द जंक डीएनए। इट इज व्हाट? इट इज जंक डीएनए। मतलब ये कोड नहीं करता। वी कैन से इट इज नॉन कोडिंग। 2% ही कोड करता है, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। अब ये पूरे डीएनए में सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है? रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का है बच्चे। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस मीन्स बार बार 1000 टाइम्स तक, लाइक दिस इज ATGC, अगेन ATGC। What is this? These are the repetitive sequences. इससे भी ज़्यादा बड़े रिपीट हो सकते हैं, 1000 टाइम्स तक जा सकते हैं, राइट? अब ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस ध्यान में रखना, ये सारे के सारे रेपिटेटिव सीक्वेंसेस कहाँ होते हैं? दे आर इन द नॉन कोडिंग रीजन। ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हमारे कौन से रीजन में होते हैं? नॉन कोडिंग रीजन में ही होते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर हमारा डीएनए सारा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस से भरा पड़ा है, देन व्हाट इज द यूज़ ऑफ दीज सीक्वेंसेस? क्या यूज़ है इसका? These sequences they maintain the dynamics of chromosome. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उसके डायनामिक्स को देखते हैं, एंड हेल्प इन एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। Is that clear? What are repetitive sequences? Sequences which are repeated in the genome up to thousands of times. Then कौन से रीजन में है? ये नॉन कोडिंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट इज, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज सीक्वेंसेस? सो दीज सीक्वेंसेस दे मेंटेन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड हेल्प इन एवोल्यूशन। इज दैट क्लियर? रेपिटेटिव सीक्वेंसेस पे अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों को, राइट? चलो, नेक्स्ट इज largest chromosome, that is chromosome having large genes, that many genes is chromosome number 1, 2968, and chromosome Y having 231 genes only. So chromosome number 1 is
2968 genes and chromosome number Y with 231 genes. Genes का नंबर याद करना है, as it is learn करना है, right? Now अब जब हमने डीएनए को देखा तो उसमें हमें 1.4 मिलियन लोकेशंस पे क्या मिले बच्चे? स्निप्स मिले. स्निप्स इज अ निकनेम, ठीक है. एग्जैक्ट नेम इज SNPs and SNPs are called as single nucleotide polymorphism. SNPs are single nucleotide polymorphism. First of all, learn the full form. What is SNP के फॉर्म में भी आ सकता है. You can get the question of SNP as well. You should know the full form of SNP. SNP is S for single, N for nucleotide and P for polymorphism. Right? इसको हम अभी पढ़ते हैं. What is SNP? First of all, learn this कि कितनी लोकेशंस पे हमें SNPs मिले. दे आर 1.4 मिलियन लोकेशंस. अब ये चीज़ याद रखना, जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं ये हमें हमेशा कहाँ मिलते हैं? आई टोल्ड यू दे आर ऑलवेज फाउंड इन नॉन कोडिंग रीजन्स. बट इफ वी टॉक अबाउट SNPs can be found in coding regions and in non-coding regions as well. Coding and non-coding means coding जो प्रोटीन बना रहा है, non-coding means which is not making any protein, which is non-functional, right? तो हमें SNPs बच्चे दोनों जगह पर मिल जाते हैं, coding में भी मिल जाते हैं and in non-coding as well. So first of all, understand what are the SNPs. SNPs called as single nucleotide polymorphism, right? Also called as SNPs. अब बच्चे क्या होते हैं ये SNPs? Let me write here that they are found in both coding as well as non-coding regions. हमें कहाँ मिलते हैं? Coding as well as non-coding regions, right? Next point is what are the SNPs? ये देखो, for example, let me take an individual A, another individual is B and third is C. हमने ये तीन इंडिविजुअल ले लिए. तीनों में अगर हम सीक्वेंसेस देखते हैं, here I'm writing their sequences A T C G T A T G C A T. Here again the same sequences are there. A T C G A T G C A T. Again A T C G A T G C A T. Right? Now see here. ये तीनों इंडिविजुअल में जब हमने देखा तो डीएनए सीक्वेंसेस आर सेम. ये भी सेम है. दिस इज सेम. T C G. Here there is a difference T C A. यहाँ पे डिफरेंस आया. Right. Next is this is same. This is T is same, G is same, C is same, A T. That means when there is a difference, population में भी check कर लो. Right? When there is a difference in the single nucleotide among the individuals को देखा तो उनमें इस portion में single nucleotide में difference आया. This is called as single nucleotide polymorphism. Right बच्चे? Single nucleotide polymorphism, that means there is a difference in a single nucleotide only. अब ये कुछ हुआ कि किस म्यूटेशन हुई तो इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया. राइट? नाउ द डिफरेंस दिस कैन बी ट्रेस्ड. ठीक है. अब ये हमें ह्यूमन हिस्ट्री बताने में हेल्प करता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमें डिजीज़ में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल अब पंजाब में बोला जाता है कि पंजाब इज़ प्रोन टू कैंसर. क्लियर? पंजाब में जो लोगों के अंदर जीन्स हैं उनमें कुछ जीन्स ऐसी हैं, सम ऑफ द SNPs आर देयर विच आर प्रोन टू कैंसर. ऐसा है. इज दैट क्लियर? नाउ द पॉइंट इज कुछ SNPs ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ नॉर्मल इंडिविजुअल, लेकिन इसमें क्या हुआ? सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया. अब इस पर्सन को जल्दी कैंसर हो सकता है. ही इज़ मोर ससेप्टेबल टू कैंसर और एनी अदर डिजीज. डायबिटीज़ में भी SNPs देखे जा रहे हैं. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अ SNP इज जस्ट सी देयर. दिस इज़ a normal hemoglobin HbA and what happened? Glutamic acid to valine GUG सिंगल न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आया था तो क्या बन गया? HbS. दैट मीन्स इट लीड्स टू सिकल सेल एनीमिया. तो बच्चे ऐसे बहुत सारे SNPs हैं. रिसर्च इज़ गोइंग ऑन कि कौन से SNPs डिजीज़ प्रोन ज़्यादा हैं, विच आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस. इस पर पूरी स्टडी चल रही है.
Moreover, these S and Ps are important in tracing human history as well, right? So what are the functions of SNPs? That is SNPs, यहाँ पे I'm writing the function. SNPs are related to disease associated regions, इनको देखा जा रहा है SNPs का यूज़ करके. एंड सेकेंड इज टू ट्रेस द ह्यूमन हिस्ट्री, टू ट्रेस द ह्यूमन हिस्ट्री. Is this clear? Right? So these are the major salient features of HGP. So with this, our Human Genome Project is done. Now we will do the DNA fingerprinting in the next class. Take care. All the best.